देखो, आज हम शुरू कर रहे हैं सी सेट के लिए 2017 का पेपर 2 होता है सी सेट यूपीएससी की। यूपीएससी में होता है ना सी सेट पेपर 2 2017 का पीवाई को ले रहे हैं हम। इसके सारे क्वेश्चन करेंगे पेपर 2 के। हम करेंगे सिर्फ मैथ्स वाले क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन है अपने आपके पैसेज वाले, वो आप देख लेना। हम मैथ्स को करते हैं। तो देखो, हम क्वेश्चन इस बुक से ले रहे हैं। वो तुम पीवाई को कोई पेपर डाउनलोड करके भी कर सकते हो। मेरे लिए ये ईजी था, बुक से दिखा दूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सबसे पहले वाला ये कि 3 डिजिट का कोई नंबर है और इसमें कंडीशन है ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट। सारे डिजिट्स जो हों वो डिफरेंट हो। नंबर डिविजिबल होना चाहिए 7 से। और तीसरी कंडीशन है कि नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, कि जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो उसके बावजूद वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट्स के, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है ऐसे क्वेश्चन में, नंबर 3 डिजिट का है। मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, मैं अपने रेंडमली कुछ भी मान रहा हूँ कि वो नंबर होगा ABC मान लूँ। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं जब 3 डिजिट का नंबर है? तो 100A प्लस 10B प्लस C, ये क्या है? 7 से डिविजिबल है, तो 7X मान लो इसे। ठीक है जी, कि 7 का डिविजिबल होना चाहिए, ये कह रहे हैं ना कि 7 का मल्टीपल है, तो ये 7X मान लिया मैंने। ठीक है जी। अच्छा, ABC अब क्या हो गया जब इस टाइप से ले लिया हमने, तो A, B और C जो हो गए वो क्या हो गए? ये हो गए इंटीजर्स, सिंपल इंटीजर्स 0 से 9 के बीच में, ऐसे कुछ लेंगे हम। ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि ये नंबर जब डिविजिबल, जब तीसरी कंडीशन है कि जब हम नंबर्स को रिवर्स कर दें तब भी वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स का मतलब क्या है? ये ऐसे हो जाएगा CBA। तो CBA कैसे लिखेंगे? 100C प्लस 10B प्लस A इक्वल टू में 7Y मान लो कि भाई ये 7 का डिविजिबल अब भी है, 7 का मल्टीपल हो रहा है। अच्छा जी, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे में से, तो ये क्या आएगा? 100A माइनस A, ये हो जाएगा ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो क्या आएगा? 100A माइनस A 99A, 10B माइनस 10B 0, माइनस में C माइनस 100C माइनस का 99C इक्वल टू में 7X माइनस 7Y। अच्छा जी, 99 कॉमन लिया, A माइनस C इक्वल टू में 7X माइनस Y। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो ये नंबर मुझे डिविजिबल बनाना है इससे। क्या 7 का डिविजिबल है 99? नहीं है। तो मेरे पास क्या है कि कौन सा नंबर डिविजिबल होना चाहिए? A माइनस C है जो, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल है कि भाई जब 99 7 से डिविजिबल है नहीं और एक फैक्टर इसमें 7 आ रहा है, तो क्या होगा? ये कैसे भी करके मुझे 7 का डिविजिबल करना है। अच्छा जी, अब देखो मैंने क्या बताया था कि ABC जो वो इंटीजर है 0 से 9 के बीच में, तो ये क्या कुछ ऐसी ही वैल्यू होंगी जो सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। हम 0 से 9 के बीच में कुछ भी डालेंगे। क्या मैं इसको 9 से बड़ा कुछ डाल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे ABC कहाँ तक लेनी है? सिर्फ 0 से 9 तक। तो अगर मैं सबसे बड़े से शुरू करता हूँ, क्या A 0 हो सकता है? 0 तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़े से शुरू करेंगे हम 9 से। मैंने डाल दिया A इक्वल टू में 9, तो 9 माइनस 7 इक्वल टू C, तो C की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो जब A इक्वल टू 9 है तो C इक्वल टू 2 है। अच्छा जी, अब A इक्वल टू डाल दो यहाँ से 8। A इक्वल टू 8 डालोगे तो 8 माइनस 7 इक्वल टू C, तो ये हो जाएगा 1। तो जब A इक्वल टू 8 है, C की वैल्यू 1 होगी। क्या मैं A इक्वल टू 7 डाल सकता हूँ? A इक्वल टू 7 नहीं, क्यों? क्योंकि A इक्वल टू 7 डालते C इक्वल टू 0, और C 0 होने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखोगे तुम रिवर्स नंबर में CBA में C 0 होते आगे 0 आ गया, तो ये नंबर कुछ भी बनेंगे 1 2 या 3 2 3 कुछ भी, ये 2 डिजिट का हो जाएगा, 3 डिजिट का रहेगा ही नहीं। तो मैं C को 0 कभी ले नहीं सकता। तो नंबर क्या हो गए? अभी तक मुझे इतना पता चला कि A 9 है तो C 2 है, A 8 है तो C 1 है। अब देखो ABC नंबर है ABC, तो या फिर CBA ले लो, कुछ भी ले सकते हो तुम, ABC या CBA।
मैं ए बी सी से ले सी बी ए को ले लूँ, सी बी कुछ भी होगा, ए 8 है और दूसरा नंबर 2 बी 9 है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो बी की जगह मैं ऐसा क्या नंबर डालूं कि ये 7 का डिविजिबल हो जाए, तो 7 से डिवाइड करना है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ 7 के मल्टीपल में ऐसा कब होता है कि पीछे 8 आता है, तो मैंने देखा 7 × 4 28 होता है, तो 8 पीछे होता है, 2 आगे, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे बी की जगह ऐसा कुछ नंबर डालूँ जिसका रिमाइंडर 2 बचे। तो अगर मैं बी की जगह पे 6 डाल दूँ तो 168 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर 8, 7 चौका हो गया डिविजिबल। कैसा पता करा मैंने कि मुझे यहाँ पे 6 आएगा? मैंने बताया ना, ऐसा कोई मल्टीपल लूँगा मैं 7 का जिससे पीछे 8 आता हो। मैंने पता किया तो वो निकला 28, 28 ऐसा नंबर होता है, तो उसमें आगे 2 आता है। तो मुझे बी की जगह ऐसा कुछ डालना है जिसका रिमाइंडर 2 बचे, क्योंकि मुझे 2 इसके आगे चाहिए। तो ऐसा मैंने देखा तो 14 + 2 16, तो वो b = 6 हो गया। ठीक है, तो एक नंबर हो गया मेरे पास 168। ऐसे ही यहाँ पे चेक करो कि 2b9, यहाँ पे मैं ऐसा क्या नंबर डालूँ कि ये भी इसका डिविजिबल हो जाए। ठीक है जी, तो 7 से। अच्छा, तो ये इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है? 7 7 जा 49। ठीक है जी, तो अब मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पे रिमाइंडर, सॉरी 2b है ये, जो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आगे आ जाए। ठीक है, अब 2 में ऐसा कौन सा नंबर है? 2 के बाद ऐसा कोई नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो, उसमें 5 ऐड कर दो। 21 होता है, प्लस में 5 कर दिया मैं, सॉरी 4 कर दिया मैंने, क्योंकि 4 चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। क्यों? 259 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे, 7 × 21, 4 7 7 7 जा 49। ठीक है जी, तो एक नंबर आ गया मेरा 259। अच्छा जी, एक हो गया 168, एक हो गया 259, और 2 नंबर तो यही हो गए। तीसरा नंबर क्या हो गया? तीसरा हो गया 861, भी तो ऐसा ही नंबर है, वो भी तो मैंने बताया ना, एक तो नंबर CBA, एक CBA और तो एक ABC भी तो था। ABC क्या होगा फिर? इसी का रिवर्स 861, एक इसका रिवर्स होगा 952, तो 4 ऐसे नंबर हो गए 168 और 861 और 259 और 952, ऐसे 4 नंबर बनते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 4 ऐसे डिजिट्स। ठीक है जी, आया समझ में? अच्छा जी, अब देखते हैं हम दूसरा वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम से करते हैं। ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, सम कलर्स आर प्लीजेंट, नो कलर इज प्लीजेंट, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। अब ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 4 है जो वही ट्रू है बस, उसके बाद तो हमें कंक्लूड करना कि कौन सी हो सकती है। अच्छा जी, पहले देखते हैं हम कि स्टेटमेंट 4 क्या जो ट्रू हो रही है। ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 4 है सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। तो ये वेन डायग्राम से करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, ये कह रहे हैं, ये मान लिया कलर्स। अब इनका कहना कि सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, तो कुछ इस टाइप से होगा। ये मान लिया प्लीजेंट का सर्कल, और ये मान लिया मैंने कलर्स का। ठीक है, तो ये क्या हो गए? कुछ कलर्स जो हो गए वो प्लीजेंट नहीं है, तो ये तो हो गए, ये बाहर वाले ये तो प्लीजेंट है ही नहीं। ठीक है जी, अब आओ अपने स्टेटमेंट्स पे। अब इनमें से कंक्लूड करना है। ये कह रहे हैं ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, क्या ये पॉसिबल है? ऑल कलर्स आर प्लीजेंट हो जाए, जब उन्होंने पहली 4th स्टेटमेंट ये बता दी कि कुछ कलर्स प्लीजेंट नहीं है ऑलरेडी, तो ऑल कलर्स तो प्लीजेंट हो ही नहीं सकते, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी साफ साफ। ठीक है जी, दूसरी देखते हैं, सम कलर्स आर प्लीजेंट, सम कलर्स आर प्लीजेंट, ये तो ट्रू है। सम कलर्स प्लीजेंट तो हो सकते हैं, पॉसिबल है, चांसेस है। नो कलर इज प्लीजेंट, कोई भी कलर प्लीजेंट ना हो। मे और मे नॉट भी, भाई ये भी हो सकता है कि ये प्लीजेंट हो, या फिर ऐसा भी बन सकता है कि ये कलर्स हैं और ये प्लीजेंट है, ये अलग भी तो हो सकते हैं। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब ऑप्शंस पे आओ अपने। ऑप्शंस कह रहे हैं 1 और 2 आर ट्रू। हमने पहला क्या देखा? पहला फॉल्स है। ये कह रहे हैं 3 इज़ ट्रू, 3 था हमारा नो कलर इज़ प्लीजेंट, मे बी यहाँ पे हो सकता है ना, कुछ कलर प्लीजेंट हो सकते हैं। सेकंड इज़ फॉल्स, सेकंड तो ट्रू था क्योंकि सम कलर्स आर प्लीजेंट, पॉसिबल है। तो फर्स्ट क्या है? फॉल्स, तो ऑप्शन
डी हो गया कि फर्स्ट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने फोर्थ स्टेटमेंट में साफ साफ कह रखा कि सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, कुछ कलर्स प्लीजेंट नहीं है, तो ये कैसे कह देंगे हम कि ऑल कलर्स आर प्लीजेंट? ऑल कलर्स तो प्लीजेंट हो ही नहीं सकते जब पहले ही उन्होंने बोल दिया कि सम कलर्स प्लीजेंट नहीं है। तो आगे समझ में ये ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। अच्छा जी, देखो ये करते हैं ऐसे, 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है जी। ये क्या कह रहे हैं, 8 जो है वो ऑक्यूपाइज है यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे मैंने 8 को फिक्स कर दिया। अब तुम मुझे बताओ 3 डिजिट का जब नंबर बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी डिजिट आती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अच्छा, ये 3 डिजिट का नंबर क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि उन्होंने कहा 99 से 1000 तक, 99 के बाद क्या आता है 100, और जाता कहाँ तक है 999 तक। तो ये कितने डिजिट का नंबर बन रहे हैं हर कोई? 3। तो यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर 3 डिजिट्स के होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने 3 डिजिट का लिया है। यूनिट प्लेस पे उन्होंने मुझसे बोला 8 रखना, रख दिया मैंने। अब मुझे देखना कि इस पे कितने डिजिट आ सकती हैं और इस पे कितने डिजिट आ सकती हैं। ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से बनाते हैं हम। देखो इस प्लेस पे हम इनमें से कितने डिजिट्स डाल सकते हैं, तुम बताओ मुझे। ये टोटल कितनी 10 डिजिट है, यहाँ पे कितने डाल सकता हूँ मैं? सिर्फ 9। क्यों? क्योंकि 0 कभी इस पे नहीं आ सकती। 0 यहाँ आते ही आगे 0 आ जाएगी तो ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा, कुछ भी बने चाहे, वो 3 डिजिट का रहेगा ही नहीं। तो 0 को छोड़ के यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 8 7 यहाँ तक 9 तक सारे, कुछ भी, ठीक है। इनटू में इस प्लेस पे कितने नंबर डाल सकता हूँ इनमें से? रिपीटेशन तो अलाउड है, ऐसा तो नहीं कहा कि जो नंबर एक बार डल गया वो उसके बाद दोबारा नहीं आ सकता, आ सकता है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूँ, 1 2 3 कुछ भी। उसके बाद अब कितनी डिजिट आ सकती है इनमें से? इनमें से सारी, क्योंकि बीच में तो 0 भी आ सकती है। तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है? 10। यहाँ पे 10 के चांसेस कि 10 में से कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 9 तक ऐसे। तो ये कितने नंबर यार, ये फिक्स था हमारा कि ये ऑलरेडी 8 बता ही दिया। तो कितने नंबर बचे? 9 × 10 90 ऐसे डिजिट्स बनेंगे जो यूनिट प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे, यूनिट प्लेस पे 8 को ऑक्यूपाई करेंगे, समझ गए? तो इसका ऑप्शन ये सी। समझ आया? ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं, देखो एज ऑफ मिस्टर एक्स वाज स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अच्छा जी, मिस्टर एक्स की कुछ एज है, वो ए स्क्वायर है किसी नंबर का, एंड इट वुड बी अ क्यूब ऑफ अ नंबर। एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर, मैंने मान लिया कि उसकी एज आज के टाइम पे है एक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, तो लास्ट ईयर उसकी एज क्या होगी? x-1। ये क्या है? किसी एक नंबर का स्क्वायर है, वो मैंने मान लिया नंबर ए स्क्वायर, ठीक है जी। ये कह रहे हैं इट वुड बी अ क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इसकी एज कितनी होगी? x+1। जब आज x है तो 1 साल बाद कितनी होगी? x+1, और 1 साल पहले x-1। अच्छा, 1 साल पहले जो थी वो किसी एक नंबर का स्क्वायर थी, और ये कह रहे हैं कि इट वुड बी अ क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर ये किसी नंबर का एक क्यूब बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा अब ये बता रहे हैं व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। किसी नंबर का क्यूब ये फिर से बन रहा है। अब देखो मुझे इसमें कुछ पता है? कुछ भी ना पता मुझे कि भाई एक्स क्या है, ए क्या, बी क्या है। तो पहले मैं क्या करूँ, कम से कम एक चीज़ को तो एलिमिनेट करूँ। मैंने देखा एक्स कॉमन है दोनों में, इसको एलिमिनेट कर दे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, x+1 माइनस में x-1 इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो x+1 माइनस x+1 इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर। एक्स से एक्स खत्म, तो ये क्या हो गया 2, इधर प्लस, ये माइनस का था इधर जाके प्लस, ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है जी। 2 + ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्यूब, ये हो गया यहाँ तक। अब मैं कुछ भी रैंडम बी की वैल्यू डालूँ और ये चेक करूँ कि ऐसा कोई नंबर बनेगा जो इसका स्क्वायर बना दे। जैसे ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्यूब माइनस 2, अगर मैं बी की वैल्यू 1 डाल दूँ तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो बी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बी इक्वल टू 2 डाल दूँ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 × 2 × 8 - 2 6, क्या किसी का स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा, तो बी इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं। बी इक्वल टू 3 डाल दूँ तो 3 × 3 27 - 2 25, ये बन रहा किसी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू में ए स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ए इक्वल टू 5 पॉसिबल है।
तो आ सकता है ऐसे, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3, ये नंबर बना रहा हमारा। अगर मैं अब इसमें पुट करूँ, इसको किसी में भी पुट कर लो तो ऊपर वाली इक्वेशन में, ये था, देखो कहाँ गया, x माइनस 1 इक्वल टू में a स्क्वायर क्या है 25, तो x इक्वल टू में 26। तो अगर उसकी एज आज 26 है तो एक साल पहले क्या होगी 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, और एक साल बाद क्या होगी 27 जो कि 3 का क्यूब है। तो बन गई वही चीज़ कि एक साल पहले उसकी किसी नंबर का स्क्वायर थी, एक साल बाद किसी नंबर का क्यूब है। तो आज के टाइम पर उसकी एज क्या है 26। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहे कि और कितने साल वेट करे ताकि उसकी एज एक क्यूब नंबर दोबारा बन जाए। अभी तक हमारा कितने का क्यूब बना था 3 का, तो नेक्स्ट क्यूब कब बनेगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64। आज उसकी एज है 26, और कितने साल बाद ऐसा होगा कि क्यूब बनेगा 64। तो 64 माइनस 26 करोगे तो 14 में 8 38 ईयर्स और वेट करेगा, 26 में ऐड होंगे तब जाके वो 4 का क्यूब बनेगा, 64 एज उसकी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 38। समझ आया क्या हुआ। मैंने एक इक्वेशन बनाई, पहले उसकी एज मैंने x मान ली, एक साल कम किया वो किसी का स्क्वायर था, एक साल बढ़ाया तो वो किसी का क्यूब बनेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इनमें वैल्यू पुट करके देखी 1 2 और ये पॉसिबल नहीं हो पाई, 3 पे देखा, पर मैंने देखा कि हाँ 3 पे मेरी पॉसिबल हो रही है, तो मैंने उसके रेस्पेक्ट में फिर ये देखा कि नेक्स्ट क्यूब कब बनेगा 64 पे, एज को सब्ट्रैक्ट किया और निकाल दिया 38। ठीक है जी। हाँ, इसके बाद अब देखो ये वाला नेक्स्ट। अच्छा जी, एक मिनट ये हटा देते हैं। अब ये देखो, P वर्क thrice as fast as Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. If P, Q, R together work on a job, in which ratio should they share their earning? अच्छा, ये कह रहे P जितने दिन में काम, P जो है वो थ्राइस फास्ट कर रहा है Q से। मैंने मान लिया Q कर रहा है किसी काम को X डेज में, ठीक है जी। जब P किसी काम को फास्ट कर रहा है तो ये मान लिया X डेज ले रहा है Q, ठीक है। P 3 टाइम तेज़ी के साथ कर रहा है। जब काम तेज़ी से करेगा, फास्ट करेगा, तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, कम होंगे, डिक्रीज होंगे। तो P कितने डेज में करेगा, वो 3 टाइम्स था तो डिवाइड बाय 3, इतने डेज काम करेगा। कि अगर ये X 30 दिन ले रहा था तो ये P उसको काम को 10 दिन ले लेगा, 10 दिन लेगा बस। क्यों, 3 गुना तेज़ी के साथ काम कर रहा था, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, अब कह रहे हैं वेयर इज P एंड Q टुगेदर वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R। तो अब मैंने देखा एक दिन में कितना काम करेगा P, जब एक काम को कर रहा है X/3 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3/X डेज, 3/X वर्क। और Q एक काम को कर रहा है X डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 1/X। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 1/X प्लस 3/X इक्वल टू 4/X। ठीक है जी। ये तो ये इतना काम करेंगे एक दिन में, तो एक काम को कितने में करेंगे X/4 डेज में। इसको ये उल्टा चलता है हमेशा ना, ये वर्क एंड टाइम के क्या होते हैं रेसिप्रोकल में करने पड़ते हैं हमेशा ही। जैसे एक दिन के कर रहा है X/3 डेज में एक काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 3/X डेज में। ये एक दिन में एक काम कर रहा है X डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/X डेज। ठीक है जी, ताकि X डेज जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम हो जाएगा पूरा। ये रेसिप्रोकल ले लिया, दोनों को ऐड किया, तो कितने कितने दिन के लिए, एक दिन के काम निकाल रहे थे हम दोनों को मिला के। ये हो गया इतना काम एक दिन में करेंगे 4/X डेज में, 4/X काम को। ठीक है, तो एक दिन में निकालने के लिए एक काम कितने दिन में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दिया X/4 डेज में। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं P और Q मिल के टूगेदर वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R। अब बताओ मुझे R कितने दिन में, ये दोनों मिलके इतने दिन ले रहे हैं, तो उससे 4 गुना तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो R कितने डेज में ले रहा होगा, R उस काम को X डेज में कर रहा होगा, क्योंकि इसका 4 का मल्टीपल, क्योंकि वो ये उससे 4 गुना तेज़ी से कर रहे हैं, तो R 4 गुना ज़्यादा टाइम लेगा, तो वो कितना टाइम लेगा X/4 × 4 X डेज, ये R टाइम ले रहा है। ठीक है जी। तो P कितना टाइम ले रहा था X/3, Q X, R ये भी X डेज से काम वो ले रहा। ठीक है, तो जब ये बताओ मुझे अब एक दिन में ये कितना काम करेगा,
3/x। और एक दिन में क्यू कितना काम करेगा 1/x। एक दिन में आर कितना काम करेगा 1/x। तो इनकी ये 3/x काम कर रहा है, ये 1/x, ये 1/x। तो जब कहाँ पे शुड दे शेयर देयर अर्निंग, अर्निंग किस रेशियो में डिवाइड होगी, इसी रेशियो में तो होगी जितने एक दिन में काम कर रहे हैं वो। तो ये कितना है x तो कैंसिल, 3:1:1। आया समझ में? ये होता क्या वो टर्म एंड वर्क वाले में हमेशा हम रेसिप्रोकल में करते हैं, समझे? तो उसी हिसाब से हमने इनका निकाला है। तो ये 3:1:1 ये होगा, ठीक है जी। अच्छा देखो, ये वर्क एंड टाइम का मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊँगा, जब समझ आएगा ये अच्छे से। टाइम एंड वर्क का ना वो पूरी चैप्टर करेंगे हम। अच्छा ये देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ABCDEF। अच्छा देखो, हर कंडीशन को लिखना है यहाँ पे। देयर आर नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल्स। फैमिली में कितने पर्सन? 6, ABCDEF, ये 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं पहली कंडीशन है नंबर ऑफ मेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स के बराबर है। A एंड E आर सन ऑफ F, F के 2 लड़के हैं A एंड E। अच्छा दोनों सन है तो ये मेल होगा, ये भी मेल होगा। ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ मेल के लिए, ठीक है। अच्छा F के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है मेल है या फीमेल है, बस इस तरह पता है इसके 2 लड़के हैं। D इज़ द मदर ऑफ 2 1 बॉय, D मदर है तो ये फीमेल होगी। इसके मदर ऑफ 2 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इसका एक बॉय है मेल और एक गर्ल है फीमेल, ठीक है कौन मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं बताया। उसके बाद कंडीशन है मेरी B इज़ द सन ऑफ A, B इज़ द सन ऑफ A, B का सन है A, सॉरी B जो है वो A का सन है, तो ये भी एक मेल हो गया, ठीक है जी। अब ये बताओ मुझे क्या बताया था, 3 मेल होंगे और 3 फीमेल होंगी, ठीक है। इसमें एक मेल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये 1 मिनट, हाँ और ये फीमेल है तो ये भी फीमेल होगी क्योंकि 3 मेल तो हो गए मेरे, A मेल हो गया, E मेल हो गया और B मेल हो गया। तो F C और D क्या है फीमेल, ये फीमेल और अच्छा अब देखो D है जो इसके एक लड़का था एक लड़की थी, 3 मेल पहले ही हो चुके हैं। तो जो ये मेल है ये कौन सा है, 4th तो कोई एक्स्ट्रा था ही नहीं हमारे पास, तो ये कौन सा मेल होगा, यही वाला तो मेल होगा। ये भाई ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल इसके साथ तो शादी करेगी नहीं, ये किसी मेल से शादी कर रही होगी, उसी के 2 बच्चे बन रहे होंगे उनके साथ। तो ऐसा कौन सा मेल है जिससे शादी कर सकती है, इसका भी लड़का और इसका भी लड़का, इसके तो कोई बच्चे है ही नहीं, तो ये से शादी करेगी इसके साथ। इसके 2 बच्चे जिसमें से एक ये है और एक और है फीमेल है, वो कौन सी बच्ची है मेरे पास फीमेल, सिर्फ C, तो ये कौन सी है C। अब आ जाओ अपनी कंडीशंस पे, विच आर ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। अच्छा जी, ABC आर ऑल फीमेल, A मेल था B भी मेल था C फीमेल थी, तो पहली कंडीशन गलत होगी। A इज़ द हस्बैंड ऑफ D, A इज़ द हस्बैंड ऑफ D, A हस्बैंड है D का, सही है, यही है आंसर। अगले वाली कंडीशन और देख लो, E एंड F आर चाइल्ड ऑफ D, E एंड F चाइल्ड हो सकते हैं नहीं, ये तो ऊपर है, ये चाइल्ड तो B एंड C है इसके। D इज़ द डॉटर ऑफ F, D इसकी डॉटर है, कहीं से भी आ रहा कोई रिलेशन नहीं, बस इसकी वाइफ हमें इतना पता है, डॉटर किसकी हमें पता ही नहीं है। तो ये क्या है ऑप्शन B सिर्फ कि A जो है वो है हस्बैंड D का, तभी तो ये इसका बच्चा होगा, समझ गए? हाँ जी ठीक है। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे, देखो अब बैग कंटेंट 20 बॉल्स, देखो अब बैग कंटेंट 20 बॉल्स, 20 तो है टोटल बॉल्स, ठीक है जी। 8 जो है हमारी ग्रीन है, 7 जो है वो वाइट है, 5 जो है वो रेड है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ इट, ठीक है, टू बी अश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट 1 बॉल फ्रॉम ईच बैग। मुझे इनमें से ये पूछ रहे हैं कि कितनी कम से कम बॉल निकालूं कि हर बैग में से 1 बॉल निकल जाए, कम से कम 1 बॉल तो निकल ही जाए। अच्छा अब देखो ऐसे केसेस में करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में
हमें बस जितने भी जो मैक्सिमम बॉल है ना जो बैग में, जैसे 3 बैग हैं तो उनके 2 जो मैक्सिमम बैग हैं उनको ऐड करो। सबसे ज़्यादा बॉल किस में थी, इसमें, उसके बाद इसमें, इन 2 को ऐड करो, 8 और 7 15 प्लस 1 इसका ले लो, +1 = 16। तो कम से कम मुझे 16 बॉल निकालनी पड़ेंगे। क्यों? अगर मान के चलो मैं 15 बॉल निकाल लूँ, 8 इससे निकल जाएं और 7 इससे निकल जाएं, इसमें से तो एक भी नहीं आई। और मेरी कंडीशन क्या कह रही है कि कम से कम 1 बॉल तो हर बैग से होनी ही चाहिए। चांसेस ऐसे भी हैं कि भाई ऐसा हो जाए 7 इससे निकल जाए, 5 इससे निकल जाए, 12 और 3 इससे निकल जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 8 इससे हैं, 7 इससे हैं, इसमें से एक भी ना हुई, तो 15 बॉल पे केस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर लेकिन मैं 1 बॉल 16 ले लूँ तो 8 इससे निकल जाएंगी, 7 इससे, और एक तो कम से कम इससे निकलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि 7 इससे, 5 इससे, बची कुछ चारों इससे निकले, या फिर 8 इससे, 5 इससे, 3 इससे निकले। लेकिन कम से कम 1 बॉल तो इससे जब निकलेगी, जब ये 8 ये भी निकल जाए और 7 ये, इनमें से कम 1, तो कम से कम 16 बॉल तो निकलनी ही चाहिए। इससे ज़्यादा निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि एक मुझे तो मिनिमम 1 चाहिए। तो ऐसा कौन सी है, सिर्फ 16। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये क्या है, ये कह रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, इफ़ 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, if 2 boys and 2 girls are to be arranged in a row so that the girls are not next to each other। अच्छा जी, दो बॉयज़ हैं B1 B2 और 2 गर्ल्स हैं G1 और G2, तो टोटल 4 हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं मुझे क्या करना है, आर टू बी अरेंज्ड सो इन अ रो सो दैट द गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, कि दोनों गर्ल्स एक साथ ना आनी चाहिए। ऐसे कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती हैं कि इनको मैं अरेंज करूं और एक साथ बिठाऊं और दोनों गर्ल्स एक साथ ना हों। देखो पहली बात तो मेरे पास कितने मैं निकालूंगा, मैं ऐसे केस में क्या करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं कि जहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, उनमें से जब मैं इनको साथ में रख दूँ, एक उस कंडीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या बचेंगी, वो वाली जब ये एक साथ ना होंगी। समझ गए? तो पहले देखो चार बच्चे हैं, 4 को एक साथ बिठाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4। इस पे कितने बच्चे आ सकते हैं, इस कुर्सी के लिए कितने बच्चे हैं, 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो ऐसे इनटू में करते हैं हम। 4 3 12 दूनी 24। तो 24 ऐसे केसेस हैं जब इन चारों बच्चों को हम एक साथ रो में अरेंज कर सकते हैं कैसे भी। ऐसा हो सकता है B1 B2 B2 G1 G2, या फिर B1 B2 G2 G1, या फिर B2 B1 G2 G1, या फिर B2 B1 G1 G2, या फिर B1 G1 G2 B2। ऐसे मतलब ऐसे 24 केस बनेंगे। इस तरह से अरेंज कर रहे हैं हम इनको, समझ आई कि हम इस तरह से कुछ अरेंज करेंगे और 24 ऐसे केस बनेंगे। वो हमने देख लिया कि इस चेयर के लिए कितने बच्चे थे, 4, एक बच्चा जब यहाँ बैठ गया तो इसके लिए कितने बच्चे, 3 बच्चे सिर्फ, इसके लिए 2, इसके लिए सिर्फ 1 ही बच्चा, 24 केस हो गए। ये तो है रैंडम, बस कि कैसे भी करके बच्चे बैठेंगे जो। अब जब मैं इनमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दूँ एक केस, जब ये दोनों एक साथ ले लिए मैंने, B1 B2 और G1 G2 मैंने एक साथ ले लिया, ये मैंने ऐसे एक साथ ले लिया। ठीक है जी। अब देखो 1 1 2 3 4। अच्छा, इस बच्चे के लिए कितनी कुर्सी खाली है, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये पूरा एक केस है। अब मैंने एक साथ ले रखे हैं तो ये 1 हो गया, ये कितने हो गए, 3, तो इसके लिए 3, फिर दूसरे के लिए 2, नेक्स्ट के लिए 1। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ, अब मेरे हिसाब से ये 4 बच्चों के बजाय ना 3 ही हो गए, क्योंकि मैंने ये पूरा 1 ही मान लिया, 1 अभी तक के लिए। लेकिन ये तो हो गए 6, लेकिन ये G1 G2 भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं सीट को। भाई ये G1 G2 ऐसे रखा मैंने अभी, ये भी तो हो सकता है कि G2 G1 हो हर केस में। जैसे B1 B2 G1 G2, या फिर B2 B1 G1 G2, या फिर B1 G1 G2 B2 B2। ठीक है जी, या फिर B2 G1 G2 G2 B1। इस टाइप से केस बन रहे होंगे। अभी तक मैंने G1 G2 इसी तरह से लिए हैं, लेकिन चांसेस तो ये भी है कि G1 G2 भी आपस में अरेंज चेंज हो जाए। अभी देखो G1 G2 B1 B2 G1 G2
B2 B1, ये तो होगी ये वाले 6 केस, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि हर बार G1 G2 पे चेंज करें, हर केस में भाई यहाँ पे G2 कर दो, यहाँ G1, यहाँ G2, यहाँ G1, यहाँ G2, यहाँ G1, तो इंटू 2, ऐसे कितने केस हो गए 12, जब ये दोनों एक साथ होंगे। ये तो हो गए टोटल केसेस 24, ये हो गए जब दोनों एक साथ है। अब मुझे क्या पूछा है कि दोनों एक साथ ना हो, तो मैं क्या करूँ, टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 24 माइनस 12 ऐसे केसेस होंगे जब ये दोनों एक साथ नहीं होंगी दोनों लड़कियाँ, समझ गई। तो आंसर क्या होगा 24 नहीं होगा, क्योंकि 24 से टोटल पूछा, टोटल पूछते जब 24 आता, यहाँ पे हमें पूछा कि एक साथ ना होने चाहिए ये, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट देखो ये कोई क्यूब है 4x4x4 का, इसको पेंट किया कम्प्लीटली रेड, इट इज स्लाइस्ड पैरेलल टू द फेसेस टू यील्ड 64 क्यूब्स 1x1x1 स्मॉल क्यूब्स, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस। हमें देखो ऐसा कोई क्यूब है, क्यूब क्या होता है, ये है कोई, ठीक है जी। अच्छा जी ये है क्यूब, ये हो गया, इसको हम काट रहे हैं, ये मान लो ये 4 है, तो 1 बाय 1 के में काटना है ऐसे, 1 ये 1 2 3 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 और 4 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ से आएगा 1 2 3 और 4th यही है, ऐसे ही 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखो इसका एक नंबर ऑफ क्यूब्स नॉट पेंटेड, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, n क्या है 4, क्यों 4 को हम 1x1x1 में काट रहे हैं, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा 4, n = 4, ये 4 था, तो 4 - 2 का होल क्यूब 2 का होल क्यूब 8, ठीक है जी। ये तो है डायरेक्ट, पर डायरेक्ट फार्मूला कई बार भूल जाते हैं या फिर पुट करने में तुम्हें दिक्कत हो जाए, भूल कुछ भी हो सकता है, तो हम देखते हैं कि निकालते कैसे हैं। अब तुम बताओ जब इसको चारों तरफ से पेंट कर रहे हो मतलब सारी साइड्स को, तो ये सारे क्यूब्स पेंट होंगे, ये 4 क्यूब 4 ये 4 ये 4, एक साइड पे कितने क्यूब है 16, ये सारे पेंटेड हो गए 16, ये हो गए, जितने यहाँ पेंटेड है उतने ही इसके पीछे साइड जो है ये वाली ये पेंटेड होंगी, ठीक है जी। अब इस वाली साइड पे आओ, इस वाली साइड पे देखो 16 क्यूब थे, ये पेंटेड है, लेकिन ये जो क्यूब है ये वाला ये तो कॉमन है दोनों में, ये तो एक ही है, तो ये वाली 4 साइड तो ख़त्म कर दूँ मैं, ऐसे ही ये पीछे वाले से कॉमन हो गया, ये ख़त्म कर दूँ तो बचे क्या 4 ये 8, ऐसे ही 8 इस साइड में होंगे जो इस दोनों फेसेस टच कर रहे होंगे, ठीक है जी 8 ये हो गए। अब ऊपर आओ, ऊपर भी कुछ इसी टाइप से बन रहे होंगे इसी तरह से कुछ, ठीक है ये आ गए। अब देखो ये कॉमन हो गए दोनों में, ये कॉमन हो गया, ये ख़त्म, ये वाली साइड पीछे वाली है, ये वाली है, ये इसके साथ बचे क्या ये दोनों और ये दोनों, 2 ये 4, तो 4 ये और 4 है ऐसे नीचे होंगे, तो ये कितने होंगे टोटल 16 4 20 20 40 8 48 8 56 और टोटल क्यूब्स कितने थे 64 टोटल है, 56 ऐसे जो एक या 2 साइड या 3 साइड कितने भी पेंटेड है, तो बची अनपेंटेड साइड कितनी है नॉट पेंटेड कितनी है ऐसी 64 - 56 8। तो या तो फॉर्मूला पुट करके डायरेक्ट कर लो, या तुम ऐसे अगर कर सकते हो तो ऐसे देख लो अगर तुम्हें समझ आ रहा तो, ठीक है जी। अच्छा जी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEFGH आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अच्छा कितने टोटल है 8 बंदे। अच्छा कंडीशन को एक एक करके देखते हैं हम, ठीक है जी। तो कितने लोग हैं ABCDEFG और H, ठीक है ये हो गए 8 बंदे टोटल, ठीक है जी। अच्छा हाँ ये कह रहे हैं बी नॉट अ नेबर ऑफ जी, ठीक है जी यहाँ तक कुछ ना पता अभी हमें, मैंने मान लिया ये 8 बंदे कोई भी। ये कह रहे हैं एफ इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, मैंने मान लिया जी ये इसके इमीडिएट राइट में है एफ, राइट क्या है इसका ये हो गया एफ, एंड
एफ जो है वो इमीडिएट राइट में जी के और नेबर है ई का, एफ का नेबर ई है, ये रहा ई, इधर साइड में ये होगा क्योंकि राइट में तो जी था, हाँ जी के राइट में जी है तो इधर तो जी हो गया, तो दूसरा नेबर कौन होगा ई, ये कंडीशन ख़त्म। उसके बाद है जी इज़ नॉट एन एक्सट्रीम एंड, जी एंड एक्सट्रीम एंड नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 8 बंदे इसके इधर साइड खड़े होंगे, कुछ इधर भी होंगे, कितने होंगे पता नहीं अभी। अब कह रहे हैं ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये इसके लेफ्ट में सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6 ये है ए, ठीक है जी, ये हो गया इसके लेफ्ट में ए, ठीक है जी। अब कह रहे हैं एच इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी, सी कोई बंदा उसके राइट में सिक्स्थ बंदा जो, हाँ वो है एच। अगर मैं यहाँ पे सी को लूँगा तो 1 2 3 4 5 6 बहुत दूर जाएगा, जो 8 से ज़्यादा हो जाएंगे ये, तो कहाँ ले लूँ मैं सी को, अगर मैं यहाँ पे देखूँ रख दूँ सी को, तो इसके कहाँ पे एच इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी, अच्छा सी यहाँ पे होगा कहीं इसके राइट में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कहीं एच होगा, एच जो है सी के राइट में है, ठीक है। अब पहली कंडीशन पे वापस जाओ, ये क्या कह रहे थे कि बी इज़ नॉट नेबर ऑफ जी, तो ये 2 प्लेसेस खाली हैं क्योंकि सिक्स्थ पर्सन ये 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस होगी फिल, लेकिन इन दोनों पे कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पहली कंडीशन थी वो थी बी नेबर नहीं है जी का, तो बी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, क्योंकि खाली तो ये 2 प्लेसेस थी, और यहाँ पे बी हो नहीं सकता क्योंकि जी का नेबर हो जाएगा वरना, और वो पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो यहाँ पे कौन बचा डी। अब आओ अपने ऑप्शंस पे, ऑप्शन कह रहे हैं सी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में है सी, नहीं ए के राइट में है, तो पहली कंडीशन खत्म, पहला ऑप्शन गलत है। डी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ, बी एंड जी का नेबर है वो एफ का नहीं है, दूसरी भी खत्म। तीसरा कह रहा है जी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के राइट में जी है, डी के राइट में जी है, सही है। ए एंड ई आर एक्सट्रीम एंड, ए एंड एच एक्सट्रीम एंड पे ई नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आया सी, क्यों कि जी जो है इमीडिएट राइट में है डी के, डी का राइट क्या है जी, यही तो है, तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। अच्छा अब एक ये और देख लो देखो ये कह रहे हैं कोई कोड बनाया उन्होंने कुछ भी रैंडम, जिसमें 256 है, उसका मतलब है रेड कलर चाक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है 589 है, उसका मतलब है ग्रीन कलर फ्लावर, 254 है, इसका मतलब है वाइट कलर चाक, ठीक है जी, ये 3 है। अच्छा अब हमसे पूछा है द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट वाइट, वाइट का क्या कलर है, देखो वैसे तो ये डायरेक्ट दिख रहा तुम्हें, कलर और चाक इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, बस रेड और वाइट अलग है, तो इन दोनों में देखो 2 ऐसे कौन से नंबर है जो कॉमन है, 2 भी इसमें 2 भी इसमें, 5 इसमें 5 इसमें, तो ये इन दोनों कोड का क्या मतलब है, कलर चाक होंगे, रेड का क्या है, रेड का 6 होगा, वाइट का साफ 4 हो गया, ऑप्शन तो क्या आ जाएगा इसका 4। लेकिन अब बताता हूँ करते कैसे हैं ऐसे, देखो इन दोनों में कॉमन देखते हैं पहले, किसी में भी देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है कलर दोनों में, तो इन दोनों में कौन सा कलर सेम चीज़ है, कौन सा नंबर 5 है, वो 5 सेम है तो 5 का हो जाएगा कलर। अब देखते इन दोनों में, इसमें भी कलर इसमें भी सेम हो गया 5, ठीक है जी। इसमें देखते चाक का दोनों में कौन सा कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 हो जाएगा चाक का, ठीक है जी। और अब देखा इसमें बचा क्या, कलर पता चल गया, चाक पता चल गया, तो 4 हो गया वाइट और 6 हो गया रेड। इस टाइप से करते हैं हम इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है जी। ये हो गया हमारे यहाँ से 4।